कहानी की शुरुआत में हम चार जवान लड़के लड़कियों को मेक्सिको के एक रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं। एमी नाम की लड़की को एहसास हुआ कि उसका ईयररिंग कहीं खो गया है, लेकिन खुशकिस्मती से एक जर्मन टूरिस्ट जिसका नाम मैटियस है, उसे वो झुमका स्विमिंग पूल में मिला और उसने वापस कर दिया। बाकी सब ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाया और वहाँ उन्हें पता चला कि मैटियस मेक्सिको अपने भाई को ढूंढने आया है, जो अपनी आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पास में ही मौजूद एक बहुत पुराने प्राचीन खंडहर में गया था। वो जगह बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, आज तक किसी गाइड बुक में भी नहीं आई। बाकी सब भी वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, तो मैथियस ने उन्हें कहा कि चलो फिर साथ में कल। अगले दिन सभी लोग उस रहस्यमयी जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। मैथियस और उसके दोस्त दिमित्री ने उस जगह तक पहुंचने का एक नक्शा अपने कमरे पर भी छोड़ दिया, क्योंकि उनके कुछ दोस्त एक दो दिन बाद वहां आएंगे। कुछ देर बाद वो सभी शहर के मेन एरिया में पहुंचे, लेकिन जिन गाइड्स को उन्होंने हायर किया था वो आए ही नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठाया। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तो टैक्सी में जाना पड़ेगा वहाँ पे। जब ड्राइवर ने मैप देखा तो उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। उसने कहा कि ये जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर जब ज्यादा पैसों की बात आई तो ड्राइवर ने कहा कि यहाँ से 2 किलोमीटर पहले छोड़ दूंगा, जंगल से खुद ही जाना पड़ेगा। कैब उन्हें जंगल के किनारे तक ले गई। वो लोग परेशान थे कि वापस कैसे जाएंगे, लेकिन शायद मैथियस के फोन पर सिग्नल आ रहे थे और उसने ड्राइवर का विजिटिंग कार्ड भी ले लिया। जंगल की झाड़ियों में अटकी हुई उन्हें मैथियस के भाई की जीप मिली, जिसके बाद ये पक्का हो गया कि वो यहाँ पर ही आया है। मैप को फॉलो करते हुए उन्होंने जंगल पार करना शुरू किया और रास्ते में एक तालाब के पास रुक गए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग उन्हें दूर से देख रहे हैं। उन्होंने कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी अचानक मैथियस कुछ पत्ते और डंडियां हटाकर एक छुपा हुआ रास्ता दिखाता है। एमी को शक हुआ कि कुछ तो दिक्कत है यहाँ, रास्ते को छुपाया क्यों गया था, लेकिन जेफ ने कहा कि इन छोटी मोटी चीजों पर इतना ध्यान मत दो, और एमी को अपने साथ खींच कर आगे ले गया। काफी चलने के बाद ग्रुप को एक पुराना खंडहर मिला। उस जगह को देखकर सब लोग हैरान रह गए। एमी तस्वीरें खींचने लगी और मैथियस को अपने भाई का टेंट बिल्डिंग के ऊपर दिखा। अचानक एक आदिवासी घोड़े पर आया और अपनी जुबान में उनके ऊपर चिल्लाने लगा। घोड़ा डर गया और आगे आने से इनकार करने लगा। जेफ को लगा कि इसे पैसे चाहिए और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आते हैं। मैथियस ने अपने भाई की फोटो फोन पर दिखाई। तभी एक आदिवासी उसे पकड़कर देखने लगा। तभी एमी ने फोटो लेने के चक्कर में पीछे हटकर एक पौधे पर कदम रख दिया। ये देखकर वो आदिवासी पागल हो गए और धमकी देने लगे कि मार देंगे तुम लोगों को। दिमित्री ने फोटो लेने के लिए पौधे पर चढ़कर कैमरा उठा लिया और तब तो और भी ज्यादा हंगामा हो गया। जब वो कैमरा वापस करने की कोशिश करने लगा तब तो आदिवासियों ने उसके सीने में तीर मार दिया और फिर उसके चेहरे पर गोली चला दी। बाकी सब घबरा गए और सीढ़ियों पर दौड़कर खंडर के ऊपर चढ़ गए ताकि उन आदिवासियों से बचा जा सके। उन्हें और भी लोग आते हुए दिखाई दिए जिन्होंने खंडर को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन वो उनके पीछे ऊपर नहीं जाते। ऊपर पहुंचकर उन्हें वो जगह मिल गई जहां उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आए होंगे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। किसी के फोन पर सिग्नल नहीं था और मैथियस का फोन अभी भी उन लोगों के पास था। खंडहर के बीच में एक गहरा गड्ढा था, लेकिन नीचे जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। मैथियस ने अपने भाई का नाम चिल्लाया। तभी उसे झाड़ियों में एक पैर नजर आया। जब उसने पौधे को तोड़कर देखा तो वो उसके भाई की लाश थी। जेफ ने नीचे खड़े लोगों को देखा। वो सभी खंडर के इर्द गिर्द ही कैंप बनाने लगे। मैथियस जब अपने भाई के पास से दूर हटा तो उसके हाथ पर कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि उसने पौधे को छुआ था। ग्रुप बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ था कि वो आदिवासी उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। जेफ ने कहा कि हमें बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि होटल वालों के पैसे थोड़ी दिए हमने। वो पुलिस को बुलाएंगे अगर हम वापस नहीं गए तो, और दिमित्री के जो दोस्त आने वाले हैं वो भी शायद उन्हें ढूंढते हुए आ जाएं। तभी उन्हें एक फोन बजने की आवाज सुनाई दी, जो कि उस गड्ढे से आ रही थी। मैथियस ने एक लालटेन उठाई और अपने शरीर पर रस्सी बांधकर नीचे उतरना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद रस्सी टूट गई और मैथियस अंधेरे में गिर गया। उन्हें लालटेन के टूटने की आवाज सुनाई दी और मैथियस की दर्द भरी आवाज भी। उन लोगों ने एक और रस्सी तैयार की और इस बार स्टेसी को नीचे उतारा, जो एक दूसरी लालटेन लेकर नीचे उतरी। नीचे जाते हुए रस्सी खत्म हो गई और ऊपर से लड़कों ने कहा कि रस्सी इतनी है बस, लेकिन स्टेसी अभी नीचे नहीं पहुंची थी। उसने नीचे देखा तो मैथियस को वो दिख गई।
स्टेसी को लगा कि मैथियस उससे ज्यादा नीचे नहीं है, तो उसने रस्सी खोलकर छलांग लगा दी, लेकिन नीचे गिरते ही उसके घुटने में कांच के टुकड़े चुभ गए। जब वो टुकड़े निकाल रही थी तो मैथियस ने बताया कि मैं अपना पैर नहीं हिला पा रहा, शायद उसकी कमर टूट चुकी है। स्टेसी ने ग्रुप को चिल्लाकर बताया कि मैथियस की कमर टूट गई है और नीचे बहुत बदबू भी आ रही है, जैसे कुछ गल रहा हो। अब लड़के सोचते हैं कि उन्हें कुछ तो ऐसा बनाना होगा कि दोनों को ऊपर खींच सकें, लेकिन एमी ने कहा कि जिसकी कमर में चोट है उसे ज्यादा हिलाना ठीक नहीं होगा। एमी ने नीचे जाकर उन आदिवासियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ अपने हथियार उस पर तान कर खड़े रहे। जेफ उसे रोकने की कोशिश करने लगा और बीच बचाव में एमी पौधों पर गिर गई। ये देखते ही वो आदिवासी फिर से चिल्लाने लगे। एमी गुस्से में आ गई और कुछ बेलों को उनकी तरफ फेंकने लगी। ज्यादातर लोग उससे बच गए, लेकिन उस बेल ने एक बच्चे को छू लिया। इसके बाद बड़े लोगों में झगड़ा शुरू हो गया और आखिर में उस बच्चे को गोली मार दी गई। बच्चे की माँ चुपचाप देखती रही और एमी सदमे में रो पड़ी, जिसके बाद जेफ उसे वापस ऊपर ले गया। अब वो लोग समझ गए थे कि आदिवासी इस पौधे से डरते हैं, इसी वजह से उन्होंने दिमित्री और बच्चे को मार दिया और इसी वजह से वो उन्हें छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि अब तो वो सभी यहाँ पर मौजूद इन बेलों को छू चुके हैं। नीचे गड्ढे में स्टेसी को फिर से फोन की रिंगटोन सुनाई दी। जब वो उन्हें ढूंढने गई तो उसे पता चला कि आवाज इन पौधों से आ रही है, जो कि बार बार हिल रहे थे। वो घबरा गई और उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करती। जब चारपाई बन गई तो लड़कों ने एमी को नीचे उतारा, लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि चारपाई जमीन तक पहुंच सके। इसीलिए दोनों लड़कियों ने मिलकर मैथियस को उठाया और स्ट्रेचर पर रखने की कोशिश की। जैसे ही उसका शरीर टेढ़ा हुआ तो मैथियस दर्द से चीखने लगा, लेकिन आखिर में वो उसे चारपाई पर बांध देते हैं, जिसके बाद लड़कों ने उसे ऊपर खींच लिया और बाद में दोनों लड़कियों को भी वापस ऊपर ले आए। जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसने मैथियस की चोटों को देखकर कहा कि तुम्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। मैथियस के भाई के बैग वगैरह देखने पर एमी को जीप की चाबी मिल गई। जेफ को दिमित्री का प्लेन टिकट भी मिला, जो कल सुबह का था, और उसे यकीन था कि जब वो वहाँ नहीं पहुँचेगा तो लोग उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। स्टेसी के बॉयफ्रेंड एरिक ने एक लैंप को चार्ज किया और जेफ ने मैथियस को कंबल उड़ा दिया ताकि वो रात को ठंड से बच सके। जेफ बहुत परेशान था कि कहीं मैथियस को इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसा हुआ तो वो मर भी सकता है। रात को ग्रुप टेंट में ही सो गया। अगली सुबह जब जेफ वाइन्स पर पेशाब करने लगा तो उसे एक कंकाल दिखाई दिया। जब स्टेसी उठी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसके पैर के इर्द गिर्द एक बेल लिपट गई थी। एरिक उसे खींचकर बाहर निकालने लगा और स्टेसी चीख रही थी कि उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है अपने अंदर। स्टेसी अब और ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसके घाव के अंदर भी बेल उग रही थी। वो चीखते हुए एरिक से कहती है कि पूरी निकाल दो, ये बाहर निकालो इसे। एरिक ने बड़ी मुश्किल से बेल को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन स्टेसी चिल्लाती है कि उसे अभी भी अंदर कुछ महसूस हो रहा है। जेफ समझ गया कि पौधे का पोलन उसके कपड़ों और जिस्म पर चिपक चुका है, इसीलिए बेल अब उसके अंदर उगने लगी है। अब तक सब लोग समझ चुके थे कि ये पौधे शापित हैं और अगर उन लोगों ने दिमाग से काम नहीं लिया तो वो उनका शिकार कर देंगे। वो आदिवासी इसीलिए उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे ताकि ये पौधा पूरी दुनिया में ना फैल जाए। इसी दौरान मैथियस ने भी कहा कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। एमी ने मैथियस के पैर से कंबल हटाया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। उसके दोनों पैरों को पूरी तरह से बेलों ने जकड़ लिया था। मैथियस दर्द से करहा रहा था। जेफ कहता है कि अगर बेल अंदर तक पहुंच गई तो उसकी जान खतरे में है। जेफ ने तुरंत एमी की मदद की बेल को निकालने में, लेकिन अब उसके पैर पर इतने ज्यादा घाव हो गए थे कि सब साफ करना बहुत मुश्किल हो गया। उसी वक्त गड्ढे के नीचे से फोन बजने की आवाज आई, जिसके बाद एमी और स्टेसी टॉर्च लेकर नीचे उतर गई। फोन की आवाज एक गुफा से आ रही थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन बेल पर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़ा। टनल के अंदर उन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट, जो शायद मैथियस के भाई की गर्लफ्रेंड है, बेल में उलझी हुई मिली। जब उन्होंने उसे घुमाया तो पता चला कि वो मर चुकी थी। उसके हाथ में एक फोन था। लड़कियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन देखा कि वो तो पहले ही टूट चुका है। अचानक फिर से रिंगटोन बजने लगी। एमी ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह आवाज तो बेल के फूलों से आ रही है, जो वाइब्रेट करके फोन जैसी आवाज निकाल रहे हैं। जब एमी ने उन्हें छूने की कोशिश की तो बेलों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन काफी कोशिश के बाद उसने अपना हाथ छुड़ा ही लिया। फिर अचानक से सारी दीवारों पर बेल हिलने लगी और एक लाश को बाहर धकेल दिया। उन बेलों ने उनकी टॉर्चेस भी चुरा ली। दोनों लड़कियां दौड़कर टनल से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेल भी उनके पीछे ही थी। एमी तो बाहर आ गई, लेकिन बेलों ने स्टेसी का पैर पकड़ लिया,
जिस वजह से वो गिर गई। बेल उसे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन एमी वापस दौड़ कर आई और अपनी दोस्त को खींचकर बचा लिया। दोनों मिलकर रस्सी तक पहुंची और जल्दी से बाकी सबको आवाज लगाई। तभी लड़कों ने रस्सी खींचना शुरू कर दिया। रस्सी के साथ साथ बेल भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों लड़कियां ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गई। ऊपर आकर सभी लोग बैठकर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या और अब आगे क्या करना चाहिए। एरिक ने कहा कि हमें यहाँ से निकलकर मदद मांगनी होगी, लेकिन जेफ ने याद दिलाया कि वो नीचे खड़े हैं ना आदिवासी, गोली मार देंगे, समझा। जेफ ने कहा कि हम यूएस सिटीजन्स हैं, कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, हमें सिर्फ तब तक यहाँ पर जिंदा रहना है। इसके बाद उन्होंने खाना और पानी निकाला। सभी लोगों ने सोच समझकर सिर्फ एक एक बुड़की खाई। जेफ ने थोड़ा पानी मैथियस को भी दिया और देखा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तब उसने सबको बताया कि देखो, अगर इसे बचाना है तो इसका पैर काटना होगा ताकि इन्फेक्शन उसके शरीर में न फैल जाए। सबके बीच में एक और झगड़ा हुआ, लेकिन मैथियस ने खुद कहा कि काट दो इन्हें। जब लड़कियां टेंट में इंतजार कर रही थी तो जेफ ने मैथियस को शराब पिलाई और उसके मुंह में एक बेल्ट डाल दी ताकि वो दर्द होने पर उसे काट सके। एरिक ने उसके पैर को पकड़कर दबाया और जेफ ने एक पत्थर गर्म करके उसकी टांग तोड़ दी और आखिरकार उसके पास जो था उससे सर्जरी कर दी। ये एक दिन में मेडिकल स्टूडेंट से सर्जन बना है, सबसे तेज डॉक्टर है ये। मैथियस चीखने चिल्लाने लगा और एरिक को उसके ऊपर वाले जिस्म को दबाना पड़ा। फिर जेफ ने गरम आयरन पैन से उसके घाव को जलाकर बंद कर दिया। मैथियस की चीखों की आवाज सुनकर लड़कियां टेंट से बाहर निकल आई और जेफ पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो कर लेगा, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तभी वो बेलें उसके कटे हुए पैर खींच कर ले गई। उनका रहा सहा डाउट भी खत्म हो गया कि ये पौधा नॉर्मल तो नहीं है, मांसाहारी पौधा है, मीट खाता है ये। उस रात जेफ फिर से सीढ़ियां उतरकर नीचे गया, लेकिन वो आदिवासी अभी भी खंडर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। टेंट के अंदर स्टेसी लगातार रोती रही, जबकि बाहर एमी और एरिक बैठकर बातें करने लगे। जल्द ही एमी भी एरिक के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगी। एरिक उसे संभालने लगा और एमी की रोती हुई आवाज सुनकर स्टेसी बाहर निकली और उसे लगा कि एमी उसके बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रही है। फिर उनके बीच में नई बहस शुरू हो गई। सब इसी बात में उलझे हुए थे। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि बेल धीरे धीरे मैथियस तक पहुंच रही थी। उस बेल ने मैथियस के मुंह के अंदर घुसकर उसे मार डाला। जब जेफ को ये पता चला तो वो बेल को खींचने की कोशिश करने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैथियस मारा गया। ये देखकर स्टेसी घबरा गई और उसने कहा कि ये बेल मेरे अंदर भी है, मुझे भी मार देगी। वो छुरी पकड़कर देखने लगी कि कहीं मेरे अंदर बेल तो नहीं उग रही, लेकिन एरिक उसे रोक लेता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन स्टेसी ने गुस्से में चीख कर एरिक को दूर कर दिया। अचानक सबको आवाज सुनाई दी। बेल के फूल स्टेसी की आवाज को कॉपी कर रहे थे, उसकी बोली हुई लाइन को उसी की टोन में रिपीट कर रहे थे। अगली सुबह जेफ और एमी ने देखा कि वो आदिवासी खंडहर के इर्द गिर्द जमीन पर नमक डाल रहे होते हैं ताकि बेल को उसी एरिया तक सीमित रखा जा सके। जेफ ने बताया कि ये पौधा बहुत पुराना है, क्योंकि आसपास कोई जानवर भी नहीं आता। उसी वक्त एरिक ने टेंट से बाहर आकर कहा कि स्टेसी के साथ कुछ दिक्कत है। जब उन्होंने उसे देखा तो समझ गए कि उसकी खाल के अंदर बेल हिल रही है और वो चाहती है कि उसे निकाल दिया जाए। स्टेसी ने कहा कि कुछ भी करो लेकिन इसे बाहर निकालो। जेफ ने उसके पैर पर थोड़ी अल्कोहल डाली, छुरी से कट लगाया और हाथ डाल के बेल को खींचने लगा। स्टेसी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये काम जारी रखो, इस बेल को बाहर निकालो मेरे अंदर से। जेफ ने उसकी पीठ पर भी कट लगा के बेल को बाहर निकाला। जख्म बंद करने के बाद ग्रुप ने अपना आखिरी खाना खाया। स्टेसी अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी, पर कह रही थी कि अभी भी मेरे अंदर वो बेल है। सब उसे रोकने लगे कि कहीं वो खुद कट मार के उसे निकालने की कोशिश न करे। एमी ने उसे पानी की बोतल दी। जब स्टेसी पानी पीने लगी तो सबकी नजर उसके माथे पर पड़ी। साफ दिख रहा था कि उसके अंदर भी बेल हिल रही है। उनके रिएक्शन देखकर स्टेसी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। एरिक ने कहा कि कोई उन्हें बचाने यहाँ नहीं आएगा, उन्हें खुद ही रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से निकलना होगा। बाद में जब सभी लोग कुछ देर के लिए सो रहे थे तो स्टेसी को एक आवाज सुनाई दी। वो टेंट से बाहर निकली, हाथ में एक छुरी लेकर। उसे वो फूल अपनी आवाज दोहराते हुए सुनाई देते हैं। कुछ देर बाद जब सब लोग बाहर आए तो स्टेसी को देखकर हक्के बक्के रह गए। उसके शरीर में कई जगह से खून बह रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था।
वो बस बेल को बाहर निकालना चाहती थी। जब जेफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ में छुरी मार दी। फिर एरिक उसे रोकता है, लेकिन स्टेसी ने गुस्से में गलती से उसके सीने में छुरा घोंप दिया। एरिक तुरंत गिरकर मर गया और ये सब देखकर स्टेसी पूरी तरह से टूट गई। कुछ ही पलों बाद वो बेल एरिक की लाश को पैरों से खींचकर ले गई। स्टेसी अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने सबसे दया की भीख मांगी। तभी जेफ ने आगे बढ़कर स्टेसी को मार डाला ताकि वो और ना तड़पे। इसके बाद जेफ ने एमी के कपड़ों पर खून लगा दिया और उसके हाथ में जीप की चाबी देते हुए कहा कि जो भी हो जाए तुम भागना बंद मत करना। फिर वो एमी को उठाकर नीचे ले गया और जमीन पर गिराकर ऐसा दिखाया जैसे वो मर चुकी हो। जाने से पहले जेफ ने हौले से एमी को अलविदा कहा। फिर जेफ वहां से थोड़ा साइड में जाकर उन आदिवासियों से बात करने लगा ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जब उसने देखा कि मैं इन लोगों को काफी दूर ले आया हूँ, तभी अचानक उसने आगे कदम रखा और जोर से एमी का नाम पुकारा। ये सुनकर एमी तुरंत वहां से भागने लगी। दूसरी तरफ आदिवासियों ने तुरंत ही तीर चलाकर जेफ को मार डाला। जब वो बेल जेफ को पैरों से पकड़कर खींचने लगी तो आदिवासियों के लीडर ने उसके सर पर गोली मारकर उसे एक आसान मौत दे दी ताकि वो ज्यादा ना तड़पे। बाकी लोग एमी का पीछा करने लगे। एमी जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज जंगल को पार करने की कोशिश करने लगी। वो एक दो बार गिरी भी लेकिन रुकी नहीं। उसके आसपास के पेड़ों पर तीर लग रहे थे, मतलब कि सभी आदिवासी उसके पीछे पड़े हुए हैं। आखिरकार बचते बचाते वो जीप तक पहुंच ही गई। चाबी काम कर गई और वो तुरंत गाड़ी चलाकर निकल गई। लेकिन कहानी के आखिर में हमने देखा कि उसके चेहरे में भी एक बेल हिल रही थी, यानी जिस बेल को वो आदिवासी यहीं पर रोकना चाहते थे, अब वो बाकी की दुनिया में भी फैल सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।